जी, नमस्कार। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू आप मैसेज करके ओके कर दें कि हाँ, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। उसके बाद मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। स्वागत है, वेलकम कुंवर जी। जी, तो अब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए कुछ मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, जो कि योग परंपरा के बिल्कुल अनुरूप है। तो सबसे पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और मंत्रों के साथ बिल्कुल योग की भांति, योगी की भांति हम अपने कार्य को शुरू करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जा नाना उपासते। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्रांजलिं रणतोस्मिन्। आराम से बिल्कुल आँखों को आराम से खोलेंगे, अपने मन को शांत करते हुए बिल्कुल। और आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आपका। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल कुमार है और आज मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के माध्यम से आपके बीच में एक विषय लेकर आया हूँ। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करोगे, सुनोगे, जिससे कि आपके बीच, हमारे बीच ज्ञान की वृद्धि हो। तो अभी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम इंट्रोडक्शंस देना चाहते हैं कि मेरा नाम उज्जवल कुमार है और अभी मैं सोवित यूनिवर्सिटी गंगो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक विद्यार्थी हूँ और मैं वहाँ से बैचलर ऑफ योगा कर रहा हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान समय में हठ योग की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में हठ योग की क्या प्रासंगिकता है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और एक्चुअल में वास्तविक रूप में हठ योग क्या है, हम इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारी आवाज़ आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है तो आप प्लीज़ ओके करें, जिसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। जी, तो अब मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के जितने भी मेंबर हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा है। लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों की सेवा के लिए वो ये क्लास चलाते हैं और आज उनका ये जो कार्य है वो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इनका ये प्रतिदिन 7 to 7:45 के बीच में एक योगी को आमंत्रित करते हैं, एक योगाचार्य को आमंत्रित करते हैं और लोगों के बीच सेवा की भावना से उनको लेक्चर देते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है वर्तमान समय में हठ योग की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में हठ योग की प्रासंगिकता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के लोग हठ योग को इस नज़रिए से देखते हैं कि हठ योग एक जिद्दीपूर्ण, ज़बरदस्ती, हठ प्रक्रिया द्वारा किया जाने वाला कार्य है। हठ योग को लोग
यही मानते हैं कि वह क्रिया जो हठपूर्वक किया जाए, ज़बरदस्ती किया जाए। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि अपने शरीर को हठपूर्वक मोड़ लेना, लचीला बना लेना हठ योग है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपने श्वास प्रश्वास की गति का हठपूर्वक निरोध कर देना, रोक लेना हठ योग है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को मोड़ लेता है, लचीला बना लेता है, तो क्या वो हठ योगी है? नहीं। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जो व्यक्ति जिम्नास्ट करते हैं, उनकी शरीर बहुत ही लचीली होती है, वो अपने शरीर को बहुत ही मुड़ावदार बना चुके होते हैं, तो क्या हम उनको हठ योगी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जो व्यक्ति जो तैराक हैं, जो तैरते हैं, वो अपने श्वास प्रश्वास की गति को लंबे समय तक रोक सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, तो क्या हम उन्हें हठ योगी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हठ योग के वास्तविक स्वरूप जानने के लिए हठ योग को समझना पड़ेगा। हठ क्या है, योग क्या है। हठ दो शब्दों से मिलकर बना है और योग भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हठ क्या है और योग क्या है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि अपने शरीर को मोड़ लेना, लचीला बना लेना, श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना, लंबे लंबे बाल बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, ये हठ योग है। हम नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले मुझे हठ योग को जानना पड़ेगा। हठ योग वास्तविक में है क्या? जब तक हम पूर्ण रूप से हठ योग को नहीं जानेंगे कि हठ योग है क्या, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, लंबे लंबे बाल बढ़ाकर, एडवांस आसन करके, श्वास प्रश्वास की गति का निरोध कर, हठ योग है। क्योंकि हठ योग को जानने के लिए पूर्ण रूप से हठ योग को मुझे समझना पड़ेगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं हठ योगी हूँ। तो अभी हम पहले हठ योग को जानेंगे। हठ योग है क्या? जैसा कि हम जानते हैं, हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है, ह और ठ। हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है, ह और ठ। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आज तो मैं ऐसे ही आपके पास लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं प्रॉपर अपने बोर्ड पे क्लास लूँगा और आपको पूर्ण रूप से समझाऊँगा कि हठ योग क्या है और वर्तमान समय में जो हठ योग की प्रासंगिकता है और जो एक्चुअल में हठ योग है, जो एक्चुअल में हठ योग का स्वरूप है, वो क्या है, वो मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो हठ योग को हम यहाँ से समझेंगे। हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है और ठ। ह का अर्थ होता है हकार और ठ का अर्थ होता है ठकार। हकार से सूर्य नारी अर्थात पिंगला नाड़ी। हकार का अर्थ है सूर्य नारी अर्थात पिंगला नाड़ी और ठकार का अर्थ है चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी। तो हठ योग की परिभाषा के अनुसार हम आते हैं। यहाँ से वर्तमान समय में जो हठ योगी हैं, वर्तमान समय में जो अपने आप को हठ योगी कहते हैं, आसन एडवांस आसन करके और श्वास प्रश्वास की गति का निरोध करके, लंबे लंबे बाल को बढ़ाकर जो ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं एक हठ योगी हूँ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम पहले हठ योग को समझें, फिर हम बोलें कि हाँ, मैं एक हठ योगी हूँ। तो हठ योग के परिभाषा के अनुसार, हठ योग में जो योग की परिभाषा दी गई है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी
का एक होकर सूक्ष्मना में प्रवेश कर जाना। ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक होकर सूक्ष्मना में प्रवेश कर जाना ही हठ योग कहलाता है। तो यहाँ से वर्तमान समय की हठ योग की प्रासंगिकता, जो आज के लोग समझते हैं कि हठ योग एडवांस आसन्स है, और जो हठ योग की परिभाषा कह रही है, इसमें थोड़ा सा अंतर आ चुका है। अभी मैं आपको पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दूंगा आपके समक्ष कि वर्तमान में हठ योग की प्रासंगिकता क्या है, लोग हठ योग को क्या समझते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और एक्चुअल में वास्तविक में हठ योग क्या है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। विषय छोटा है, मर्म यद्यपि बहुत बड़ा है। समझने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हठ योग में आसन की परिभाषा दी गई है, प्राणायाम भी दिया गया है। आसनम भवेत दृढ़म, प्राणायाम दिया गया है। चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत दिया गया है। ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये उन व्यक्ति के लिए हैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं आसन्स करके, मैं प्राणायाम करके, मैं लंबे लंबे बाल बढ़ा के हठ योगी प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए है। और वो रिक्वेस्ट है हमारी कि समझने का प्रयास करें, समझने का हम प्रयास करेंगे कि वास्तविक में हठ योग क्या है। ओके, हठ योग में आसन का वर्णन है। हठ योग में आसन का लक्ष्य है शरीर को दृढ़ बनाना। शरीर को दृढ़ क्यों बनाएं, विषय यहाँ भी है। शरीर को दृढ़ बनाना, तो शरीर को हम दृढ़ क्यों बनाएंगे, बहुत बड़ी बात है अगर समझा जाए तो। अगर इन्हें ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है कि हम हठ योग में कहा गया है कि शरीर को दृढ़ बनाएं, आसन से शरीर को दृढ़ता प्रदान होती है, तो ऐसा क्यों कहा गया है। अभी मैंने एक हठ योग का परिभाषा आपके समक्ष रखा था कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक हो जाना ही हठ योग है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब एक होकर सूक्ष्मना में प्रवेश करती है, तो उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है हमारे शरीर में। इसीलिए कहा गया है कि जब हम हठ योग को फॉलो करेंगे, अपने शरीर को दृढ़ बनाएंगे, तो जब उस शक्ति का संचार हमारे शरीर में होगा, तब उस शक्ति को सहने के लिए शरीर को दृढ़ होना अति आवश्यक है। अर्थात शरीर को दृढ़ बनाना, शरीर को निरोगी बनाना अति आवश्यक है, ऐसा हठ योग में कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि लंबे समय तक अपने बाल को बढ़ाए रखना, दाढ़ी को बढ़ाए रखना और अपनी बॉडी को खूब लचीला बनाना, अपने श्वास प्रश्वास की गति का निरोध करना। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी अभी दिया था कि ये जिम्नास्ट वाले भी अपने बॉडी को लचीले कर लेते हैं, तो क्या हम उन्हें हठ योगी कह सकते हैं? नहीं। जो तैरते हैं, जो तैराक हैं, वो भी अपने श्वास को लंबे समय तक निरोध करके रोक सकते हैं, तो उसे हम हठ योगी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आसन से दृढ़ता प्रदान करने के लिए हठ योग में इसलिए कहा गया है क्योंकि जब शरीर में शक्ति का संचार होता है, जब सूक्ष्मना में प्रवेश करती है शक्तियाँ, तो उनकी जो शक्ति का संचार होता है, उनको सहने के लिए आसन करके अपने शरीर को दृढ़ बनाना अति आवश्यक है। अब हम प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम का उद्देश्य श्वास प्रश्वास से नहीं अपितु प्राणों से है। प्राणायाम का उद्देश्य श्वास प्रश्वास से नहीं अपितु प्राणों से है। इसका उद्देश्य प्राण को अपान में समावेश करना है।
चले बातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। जो प्राणायाम में जो हठ योग में प्राणायाम का परिभाषा दिया गया है, चले बातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत, उसके अनुसार हम बात करना चाहते हैं। तो इसमें श्वास प्रश्वास की गति का उद्देश्य नहीं है प्राणायाम का, अपितु प्राण का अपान में समावेश, जिससे प्राण का अपान में जैसे ही समावेश होता है तो उससे उदित ऊर्जा उदित ऊर्जा सूक्ष्मना में शक्ति का संचार करने का प्रयास करती है। और जैसे ही संचार होता है सूक्ष्मना में, तो मैंने आपको अभी परिभाषा के अनुसार बताया था कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक होकर सूक्ष्मना में प्रवेश कर जाना ही हठ योग है। तो हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक कर सूक्ष्मना में प्रवेश करना। तो आपको पता ही होगा, जैसा कि हम जानते भी हैं, जितने भी योग हैं सबको हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, लैग योग, अष्टांग योग, सबका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। सबका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने शरीर को दृढ़ बना लिया, श्वास को निश्चल कर लिया, तो इससे तो हमारी शरीर की दृढ़ता प्रदान हुई, मन की दृढ़ता प्रदान नहीं हुई। हम जानते हैं कि हठ योग का मुख्य लक्ष्य है राजयोग, और हठ योग के बिना राजयोग अधूरा है, और राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही पॉइंटेड बात है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग कैसे अधूरा है। तो इस प्रकार है कि राजयोग अर्थात उसमें अष्टांग योग, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है योग दर्शन में, तो अष्टांग योग से मन की दृढ़ता प्राप्त होती है और हठ योग से शरीर की दृढ़ता प्राप्त होती है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी शरीर दृढ़ हो चुकी है, आसंस आप एडवांस आसंस करते हो, लंबे लंबे बाल रखते हो, लंबे लंबी दाढ़ियाँ रखते हो, श्वास प्रश्वास की गति का निरोध करते हो, और आपकी मन की शक्ति दृढ़ नहीं है, तो क्या आप किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ सकते हो? अपने योग का जो लक्ष्य है उसके आगे और बढ़ सकते हो? उसके लिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, मन की दृढ़ता को प्राप्त करना पड़ेगा, शरीर की दृढ़ता को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसा कि आजकल के योगी हैं, अपने आप को हठ योगी कहते हैं, जो आज का मुख्य विषय है, वर्तमान समय में हठ योग की प्रासंगिकता क्या है। तो जो आज के लोग कहते हैं कि हठ योग को बस शरीर से मोड़ लेना ही हठ योग है, तो मैं उनको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे हठ योग का वास्तविक स्वरूप क्या है। हठ योग की वास्तविक स्वरूप को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब तक हमारी मन की दृढ़ता प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम ध्यानात्मक अवस्था यानी आगे की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए शरीर को तो दृढ़ बनाना ही है, अपितु मन को भी दृढ़ बनाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हठ योग का मुख्य लक्ष्य राजयोग है, और हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है। मैंने आपको बताया था विषय छोटा है और मर्म यद्यपि बहुत बड़ा है। कुछ लोग ये कहते हैं हठ योग और राजयोग में बस यही अंतर है कि हम इसको फॉलो करते हैं, इससे थोड़ा सा हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हठ योग से हमारी शरीर की दृढ़ता प्रदान होती है और राजयोग से हमारी मन की दृढ़ता प्रदान होती है। जब ये दोनों का बैलेंस आपस में आ जाता है, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जब हम अष्टांग योग में यम नियम का पालन करते हैं, तो हमारी मन को दृढ़ता प्राप्त होता है
और हम किसी भी एक आसन में बैठकर, ध्यानात्मक आसन में बैठकर, और हठ योग में दृढ़ इसलिए भी कहा गया है कि जब आप किसी आसन में लंबे समय तक बैठेंगे तो उसके लिए आपके जो शरीर हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, चूँकि लंबे समय तक बैठना भी एक बड़ी बात है। खैर कोई नहीं, जो आसन करते हैं उनकी तो अभ्यास है, वो लंबे समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें अष्टांग योग को भी फॉलो करना पड़ेगा, अर्थात राजयोग। क्योंकि जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, तब तक, जब तक मन की दृढ़ता को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम इसे पूर्ण रूप से हठ योग को पूरा नहीं कर सकते। हठ योग को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए मुझे राजयोग को, हम लोगों को राजयोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जो लोग आज कहते हैं कि सिर्फ आसन सी एडवांस आसन सी हठ योग है, उनके लिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अष्टांग योग में यम नियम दिए गए हैं। यम एक अष्टांग योग का फर्स्ट पार्ट है, जो उन्होंने अष्टांग योग को 8 भागों में विभक्त किया। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो यम है, जिनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। क्या है? अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। और फिर नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, ये है 5। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम यम नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक अष्टांग योग ही ऐसा मार्ग है जिसमें यम नियम का वर्णन किया गया है, तो जैसे ही हम यम नियम को फॉलो करते हैं तो हमारे मन को दृढ़ता प्राप्त होती है, और हठ योग को फॉलो करते हैं तो हमारी शरीर को दृढ़ता प्राप्त होती है। तो जो आज के हठ योगी हैं उनसे ये मेरा रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हठ योग का यही वास्तविक स्वरूप है कि जब तक हम अपने शरीर को दृढ़ ना करें, जब तक अपने मन को दृढ़ ना करें, तब तक योग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के समय में यही है, आज के लोग को का जो मन में एक विचार आता है कि मैं एक हठ योगी हूँ, तो वो सिर्फ इस आधार पे कहते हैं कि उनकी बॉडी है जो लचीली हो चुकी है, वो अपने शरीर को अधिक मोड़ रहे हैं। वो इस उद्देश्य से कहते हैं कि हमारा शरीर लचीला हो चुका है, मैं अपने शरीर को मोड़ सकता हूँ, मैं अपने श्वास प्रश्वास की गति का निरोध कर सकता हूँ, हठ योग, और मैं हठ योगी हूँ। सब लोगों का यही कहना है। तो मैंने आपको समझाया और बताया भी कि हठ योग, वर्तमान समय हठ योग की क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान समय में हठ योग क्या है, और वास्तविक में हठ योग क्या है। वास्तविक में हठ योग क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है वर्तमान समय में, और जो वास्तविक स्वरूप है हठ योग का, इनमें बहुत ही अधिक अंतर है। अब हमने हठ योग के बारे में जाना कि वर्तमान समय में हठ योग की क्या प्रासंगिकता है और वास्तविक स्वरूप में हठ योग क्या है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हठ योग का बात चला है, तो मैं ये प्रयास करूँगा आपके लिए कि मैं आपको को हठ योग की परंपरा को बताऊं, हठ योग के साधन का अंग बताऊं, हठ योग का उद्देश्य बताऊं। बहुत सारे विषय हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हठ योग परंपरा, हठ योग कैसे आया। अति आवश्यक है जानना कि हठ योग कैसे आया। तो जैसा कि हम जानते हैं, हठ योग के आदि प्रवक्ता भगवान शिव हैं। भगवान शिव हठ योग के आदि प्रवक्ता हैं, और उन्होंने हठ योग का सबसे पहले ज्ञान माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती को हठ योग का ज्ञान देने के बाद माता पार्वती ने
इस हठ योग का ज्ञान श्री मस्तेंद्र नाथ को दिया। फिर मस्तेंद्र नाथ ने इसका ज्ञान गोरखनाथ को दिया। गोरखनाथ के कुछ शिष्य जो थे उन्होंने फिर हठ योग परंपरा का विस्तार किया, हठ योग परंपरा का प्रचार प्रसार किया और इसे आगे की ओर बढ़ाया। तो ये हठ योग की परंपरा है। अब हम हठ योग के प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में जानेंगे। बहुत सारे हठ योग के प्रसिद्ध ग्रंथ हुए जिनको जानना अति आवश्यक है। और ऐसा लगता है कि जो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको ये भेद बिल्कुल पता होगा कि वर्तमान समय में हठ योग की क्या प्रासंगिकता है और वास्तविक में हठ योग क्या है। उनको ये भली भांति पता होना चाहिए। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि हठ योग के ग्रंथ निम्नलिखित ग्रंथ हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन्हें हम देखने का भी प्रयास करेंगे। हठ योग के ग्रंथ हैं शिव संहिता, गोरख संहिता, गोरख सत्कर्म। मैं फिर से बताना चाहूँगा, हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हैं शिव संहिता, गोरख संहिता, गोरख सत्कर्म, घेरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिनमें हठ योग को पूर्ण रूप से विस्तृत किया गया है, पूर्ण रूप से बताया गया है, विश्लेषण किया गया है कि हठ योग है क्या, हठ योग के क्या साधन हैं, हठ योग का क्या उद्देश्य है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया गया है। और अभी हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे हठ योग के क्या क्या साधन हैं। हठ योग के साधन के अंग को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हठ योग के साधन भी निम्नलिखित हैं। स्टार्ट करते हैं षटकर्म से। षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है। मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य है एक सेवा की भावना। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश को कि उन्होंने यह शुभ कार्य के लिए मुझे चुना। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अभी हम थे हठ योग के साधन के अंग क्या हैं? षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार। प्रत्याहार और प्रत्याहार के बाद है ध्यान, समाधि, आहार और नादानुसंधान। ये 10 इनके साधन के अंग हैं। हठ योग के साधन के अंग हैं 10। बहुत सारी चर्चाएं इसमें की गई है, जिसके लिए मुझे बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। समय की अल्पता है और समय की अल्पता को देखते हुए, समय का अभाव को देखते हुए हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शंस में ही चलते हैं, इंट्रोडक्शंस करते हुए ही निकल जाते हैं। जैसा कि आज का मुख्य विषय था वर्तमान समय में हठ योग की प्रासंगिकता। तो मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में क्या है हठ योग की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में लोग हठ योग के बारे में क्या सोचते हैं। वर्तमान समय में लोग हठ योग के बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट, अब हम हठ योग के उद्देश्य की ओर चलेंगे। हठ योग के क्या उद्देश्य है। हठ योग तो बहुत सारे लोग करते हैं, और जो व्यक्ति यह कहते हैं कि लंबे लंबे बाल बढ़ा लेना, बॉडी को लचीला कर लेना और अपने श्वास प्रश्वास की गति का निरोध कर लेना, तो उनके लिए भी है कि हठ योग का उद्देश्य मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले किसी भी योग का एक ही उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। किसी भी योग का मुख्य उद्देश्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो हठ योग का उद्देश्य है वो ये है
अपने आप को स्वस्थ रखना, दृढ़ रखना, सिद्धि की प्राप्ति करना, बहुत सारे उद्देश्य हैं। अपने आप को निरोग रखना, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं हठ योग के। नेक्स्ट, अब हठ योग के लक्ष्य की ओर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट विषय है। और ये यद्यपि बहुत ही छोटी है, लिखने में बहुत ही छोटा है, हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति, लेकिन इसका मर्म इतना बड़ा है कि हम फील नहीं कर सकते हैं। मुझे उसको समझाने के लिए बहुत सारे मतलब समय का आवश्यकता पड़ सकता है। मुझे बहुत समय चाहिए हठ योग की जो लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति, उसको समझाने के लिए। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शंस में ही अभी अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा। हठ योग का मुख्य लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। कैसे? विषय यहाँ है, हठ योग का मुख्य लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। कैसे? मैंने आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बताया भी था कि हठ योग से हमारे शरीर की दृढ़ता तो प्रदान होती है, लेकिन मन की दृढ़ता प्रदान नहीं होती है। हठ योग से हमारे शरीर की दृढ़ता तो प्रदान होती है, लेकिन मन की दृढ़ता प्रदान नहीं होती है। और जब तक हम अपने मन की दृढ़ता को जब तक हम अपने मन की दृढ़ता को अपनाएंगे नहीं, जब तक हमारा मन दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम योग में आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हठ योग तो करने से शरीर दृढ़ हो गया, लेकिन मन दृढ़ नहीं हुआ। उसके लिए मुझे अष्टांग योग यानी राजयोग को फॉलो करना पड़ेगा, यम नियम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे मन, इंद्रियां सब दृढ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम योग के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और अब हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जिन किसी को भी कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जिनकी कोई समस्या हो, जो मतलब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आया हो तो वो प्लीज़ बोल सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कमेंट करें और बोले, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और मैंने राजमाता अहिल्या योग केंद्र के जो सदस्य हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस शुभ कार्य के लिए आमंत्रित किया। और मैं 2 मिनट का एक आपसे और बात कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस क्या है। आज मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में प्रैक्टिस है क्या। प्रैक्टिस क्या है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिस एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने लाइफ में बहुत दूर या बहुत आगे तक ले जा सकती है। हम प्रैक्टिस को इस प्रकार समझेंगे। एग्जाम्पल है, दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए एमएफ हुसैन, उनसे भी ऊपर एक पाब्लो पिकासो सर्वश्रेष्ठ पेंटर हैं, पाब्लो पिकासो। तो मैं पाब्लो पिकासो की बात करता हूँ। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर थे और वो अपनी पेंटिंग को मात्र 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग को पेंट करते थे। ये प्रैक्टिस की बात है। एक बार उनसे एक लेडी आपस में टकराई और उनसे कहती है कि सर, क्या आप पाब्लो पिकासो हो? तो उन्होंने बोला, यस आई एम पाब्लो पिकासो। तो वो कहती है कि क्या आप मेरे लिए एक पेंट कर सकते हो? तो बोले कि यस। तो वो लेडी उनके पास गई, एक पेपर और एक स्केच दिया, और पाब्लो पिकासो ने, ये मैं प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ और बहुत ही गूढ़ बातें बता रहा हूँ जो कि सुनने के लायक है, ये प्रैक्टिस है। वो एक पेंट करते हैं, पाब्लो पिकासो एक पेंट करते हैं और उस महिला को ठीक 30 सेकंड के बाद वापस देते हैं।
और वो पाब्लो पिकासो कहते हैं मैम इट्स अ 50 लाख वर्थ रुपीज़, मतलब ये पेंटिंग जो मैंने 30 सेकंड में बनाया है वो 50 लाख की है। महिला शॉक्ड होती है, ऐसा कैसे? फिर महिला जाती है दुकान में, पता करती है, तो वो कहते हैं हाँ इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम, मैं इसे 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। फिर वो महिला पाब्लो पिकासो के पास आती है और कहती है कि सर प्लीज़ आप मुझे ये 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बनाना सिखा सकते हो। तो पाब्लो पिकासो ने एक बहुत ही बड़ा उत्तर दिया कि मैम आप जिसे 30 सेकंड में सीखने का प्रयास कर रहे हो उसके लिए मैंने 30 साल प्रैक्टिस करी है। वो यही कहते हैं कि आप जिसे 30 सेकंड में सीखने का प्रयास कर रहे हो उसके लिए मैंने 30 साल प्रैक्टिस करी है। तो यही है प्रैक्टिस, क्या है, यही है प्रैक्टिस। ओके, तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और मैंने चूँकि आपका बहुमूल्य टाइम लिया और मैंने आज हमारी विषय थी वर्तमान समय में हठियों की प्रासंगिकता, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। और अगर आप योग से संबंधित किसी भी जानकारी के बारे में जानना चाहते हो तो आप संपर्क करें, बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जी नमस्कार।